हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 to 12 तक हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया जा रहा है। आज का टॉपिक है विदेशी यात्रा के वृत्तांत, अध्याय 33। सबसे पहले अल बरूनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। अल बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल है। 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात महमूद गजनवी यहां से अनेक विद्वानों और कवियों को अपने साथ राजधानी गजनी ले गया, जिनमें एक अल बरूनी भी शामिल था। अल बरूनी बंधक के रूप में गजनी आया था, परंतु धीरे धीरे उसे शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शेष जीवन ये गजनी में ही बिताया। गजनी में ही अल बरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए तथा संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अनेक भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं के तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसने अनेक संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी था, इसका अनुवाद अरबी में किया। इसके बाद किताब उल हिंद के बारे में डिस्कस करते हैं। यह अल बरूनी का लिखी गई एक पुस्तक है, किताब उल हिंद। तो अल बरूनी के द्वारा अरबी में लिखी गई किताब उल हिंद एक पुस्तक है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतल व मापन विधि, मूर्तिकला और कानून इत्यादि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में यह विभाजित है। अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसके आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बरूनी लगभग पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति इत्यादि पर निर्भर रहा। संस्कृत के विषय में अल बरूनी लिखता है कि संस्कृत भाषा सीखना सरल नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। ठीक है, इस तरह से संस्कृत के बारे में यह लिखता है और बताता है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था तथा विभिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी, धार्मिकता के पक्ष में थी। जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बाद भी अल बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसने यह भी लिखा कि प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, पवित्रता को पुनः प्राप्त करने का ये प्रयास करती हैं तथा उसमें सफल भी हो जाती हैं, वो अपवित्र वस्तु पवित्र भी हो जाती है। अल बरूनी लिखता है कि वैश्य और शूद्र वर्ण के बीच अधिक अंतर नहीं है। जो वैश्य और शूद्र हैं, इन दोनों के बीच अधिक अंतर नहीं है। ये दोनों एक साथ ही शहर और गांव में रहते हैं। जाति व्यवस्था के विषय में अल बरूनी का विवरण संस्कृत ग्रंथों से पूर्ण रूप से प्रभावित है। यद्यपि देखिए, अंत्यज यानी शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे सामाजिक प्रताड़ना के शिकार थे, परंतु फिर भी अर्थतंत्र का हिस्सा थे। इसके बाद दूसरा नाम आता है इब्न बतूता का। देखिए, इब्न बतूता का जन्म टॉन्जियर यानी मोरक्को के एक सम्मानित परिवार में हुआ, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। भारत प्रस्थान से पहले वह मक्का, सीरिया, इराक, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता इस पद पर अनेक वर्षों तक रहा। फिर उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया और उसे कैद कर लिया गया। यद्यपि बाद में पुनः उसे राजकीय सेवा में ले लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक पहुंच गया, परंतु वह लंबे समय तक प्रवास नहीं किया। 1347 ईस्वी में घर जाने का निश्चय किया और 1354 ईस्वी में वह घर वापस पहुंचा। इब्न बतूता ने
रेहला नामक पुस्तक, इसका पुस्तक जो है रेहला जो है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत से संबंधित जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा। देखिए चीन के विषय में उसके वृत्तांतों की तुलना मार्को पोलो, जो 13वीं सदी का मतलब कि मार्को पोलो है जो वेनिस का यात्री था, इनसे की जाती है। उस समय यात्रा करना जो है अधिक असुरक्षित था। इब्न बतूता अनेक बार डाकुओं के आक्रमणों से परेशान हुआ था और यही कारण है कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, मतलब कि भीड़ में अपने साथियों के साथ, एक से अधिक साथियों के साथ वो चलना पसंद करता था ताकि डाकू जो है उसे परेशान ना करे। इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। जब वो वापस गया तो स्थानीय शासक के निर्देश पर उसकी कहानियों या वृत्तांतों को जो है दर्ज किया गया। इब्न बतूता के द्वारा नारियल का जो है वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी वृक्षों के रूप में किया गया है। भारतीय इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे के कीलों के बजाय इसे जहाज को सिलते हैं। इब्न बतूता पान का वर्णन भी करता है और वह नारियल व पान से पहले से जो है परिचित नहीं था। इब्न बतूता नारियल और पान को पहले से नहीं जानता था। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। प्राचीन नगर दौलताबाद, जो कि अगर बात करें जो दौलताबाद था यह भी अत्यधिक बड़ा था, जिसमें 28 द्वार थे, जिसमें बंदायू दरवाजा सबसे विशाल था। मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी थी। दिल्ली शहर में एक सुंदर कब्रगाह थी जिससे चमेली और गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे जो सभी मौसमों में खिले रहते थे। अधिकांश नगरों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। बंद नगरों में नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान चिन्हित होते थे। इब्न बतूता को जो है शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में मतलब कि अधिक रुचि नहीं थी। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों का बाजार था। इब्न बतूता डाक प्रणाली यानी संचार व्यवस्था का विस्तृत विवरण देता है। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हो गया और इसमें जो है न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना व उधार प्रेषित करना बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी और लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह जो है स्थापित किए गए थे। इसके बाद बर्नियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार था। जो वर्नियर था यह फ्रांसीसी चिकित्सक था, राजनीतिज्ञ भी था, दार्शनिक और इतिहासकार भी था। बर्नियर 1656 से 1668 ईस्वी तक शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में मुगल दरबार में रहा था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को, जो लुई 14वें थे, इनको जो है लुई 14वें को समर्पित किया था। अगर बात करें नेक्स्ट इसके बारे में तो याद रखिएगा, प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर जो है भारत की स्थिति को जो है यूरोप से निम्न दिखाता है और बर्नियर के कार्य हैं फ्रांस में 1670 से 1671 ईस्वी में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों में अंग्रेजी, डच, जापानी और इतालवी भाषा में जो है ये इसका जो है अनुवाद हुआ। बर्नियर ने अनेक बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। एक बार वह कश्मीर भी गया। बर्नियर की कृति ट्रेवल इन मुगल एम्पायर थी। क्या थी? जो बर्नियर के द्वारा लिखी गई कृति थी ट्रेवल इन मुगल एम्पायर थी। भूस्वामित्व पर बर्नियर कहता है कि यूरोप के विपरीत भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता था जो इसे अपने अमीरों के बीच बांट देता था। यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक था। राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक भूमि अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, इसीलिए वे भूमि में सुधार व निवेश में रुचि नहीं लेते थे और इस कारण से कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया था। बर्नियर लिखता है कि भारत में मध्य वर्ग नहीं था। हिंदुस्तान के बारे में उसने लिखा है कि यहाँ की कृषि अच्छी नहीं है। कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन है। ठीक है, यहाँ की हवा दूषित है,
बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। बर्नियर हिंदुस्तान की अधिकांश समस्याओं की जड़ निजी भूस्वामित्व के अभाव को जो है मानता था। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद की धारणा को जो है विकसित करने में किया और इसी आधार पर मार्क्स ने एशियाई उत्पादन पद्धति का जो है सिद्धांत दिया। एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राज ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियर लिखता है कि शिल्पकार मूल रूप से आलसी होता है। जो भी निर्माण करता है वह अपनी आवश्यकता या अन्य बाध्यताओं के कारण करता है। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा नहीं थी। कोई मुनाफे का अधिग्रहण राज के द्वारा मतलब कि क्योंकि प्रेरणा इसलिए नहीं थी, शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने की जो लालसा थी वो इसलिए नहीं थी, प्रेरणा इसलिए नहीं थी क्योंकि मुनाफे का जो अधिग्रहण था राज के द्वारा कर लिया जाता था। जो अधिक मुनाफा जो होते थे वो राज ले लेता था, इसलिए उत्पादन प्रत्येक जगह जो है पतनो उन्मुख था, यानी पतन की ओर था। हालांकि यह भी मानता है कि संपूर्ण विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आती थी। नगरों के विषय में वह लिखता है कि 17वीं सदी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी। यह अनुपात उस समय के यूरोप से जो है अधिक था। इसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को शिविर नगर कहता है, जिसका आशय उन नगरों से जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। उसका कहना है कि वे नगर राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं। इसी के साथ जो हमारा मतलब कि जो मेडावल हिस्ट्री था वो समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री को जो है बहुत अच्छे से समाप्त कर लिया है और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक हैं आप एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ अगर आपके पास है तो आप ले लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इसके बाद डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। टॉपिक क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2-3 बार जो है जब इसका जो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा तो आप 2-3 बार हर लेक्चर को जो है रिवीजन करते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग यूरोपीय कंपनियों को, जो यूरोपीय कंपनी है इनके जब आगमन होता है तो आगमन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें विकसित होती हैं, कौन कौन सी कंपनी स्थापित होती है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में, नवीन राज्यों का जो उदय है इसके बारे में, ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनके प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे इनके बारे में। 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन होता है किस तरह से होता है इसके बारे में। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और उसकी सांस्कृतिक जागृति के बारे में। भारतीय राष्ट्रवाद का जो उदय है कैसे होता है इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, क्यों, किस उद्देश्य से होता है, क्या उसकी सफलताएं हैं, क्या उसकी हानियां हैं, इन सभी के बारे में। स्वराज के लिए संघर्ष, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्र भारत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद विभेद के बारे में। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री में पहला टॉपिक जो अध्याय 34 से यूरोपीय कंपनियों को जो आगमन है, किस किस कंपनी का कौन कौन गवर्नर कब कब जो है आते हैं, कैसे कंपनियों का विकास करते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।